गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम कुरुक्षेत्र जिले को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में हम लास्ट में पर्यटन स्थलों को जान रहे थे और उन्हीं पर्यटन स्थलों में जो हमारे बसते हैं, आज की क्लास की शुरुआत उन्हीं पर्यटन स्थलों से हम करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो पेपर के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, शेख चिल्ली का मकबरा, उसको हम पढ़ेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सर, सोनीपत की लोकेशन पे डाउट है तो भाई डाउट दूर कर देते हैं। सोनीपत जो है वो हरियाणा के सेंटर से आप देखोगे तो वो आपको राइट हैंड साइड में नजर आएगा। राइट हैंड साइड जो होती है वो पूर्व होती है। तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा जब आपसे पूछा जाए कि सोनीपत हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है। यदि ऑप्शन दे रखे हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व। यदि ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो ऐसी सिचुएशन में अपने यहाँ जो सोनीपत होगा वो आपको उत्तर पूर्व में बोलना है। किसमें बोलना है? उत्तर पूर्व में बोलना है। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। किसी को कोई इश्यू हो तो वो बता दीजिएगा। चलेगा, एकदम परफेक्ट है। चलेगा भाई, एक बार तुम लोगों के मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है? लंबे तगड़े कमेंट बच्चों ने लिखे हैं। विकास जानी बोल रहा है सर 2 क्लास मत लीजिएगा, 2 क्लास की डिमांड वही लोग कर रहे हैं जिनको कंटेंट को याद रख करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लिखने से मतलब है। चलेगा भाई, आपकी बातें भी जरूर हम विचार करेंगे। अभी पेपर में टाइम है और भी सब्जेक्ट करने होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। डाउनलोड के बाद भी नेट से चलती है क्लास, ये भी बिल्कुल आपका जेन्युइन इशू है। इशू सारे तुम्हारे जेन्युइन है, ठीक है? तो धीरे धीरे चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा आप बच्चों की तरह टेक्निकल रूप से कमजोर हूँ, है ना? तो जो भी इशू आता है तो मैं टेक्निकल टीम के पास फॉरवर्ड करता हूँ और धीरे धीरे सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी दूर होती जाएंगी। आपस में नहीं उलझना है भाई, ठीक है? आपस में मत उलझो, तुम मेरे से बात करो। आपस में एक दूसरे को बिल्कुल सलाह नहीं देनी है कमेंट में। अब देखिएगा, मैंने इसीलिए ये कमेंट सेक्शन बनाया है कि आपस में आप लोग अपने डाउट दूर करते रहो। उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपस में बिल्कुल नहीं उलझना है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। कोई ना, विचार करेंगे 2 क्लास के ऊपर भी। फिलहाल जो चल रहा है एक बार उसको चलने दो। फिलहाल मेरा इंटरेस्ट है बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाने का, एक बार मेरे को पढ़ाने दो, उसके बाद देखेंगे। चलेगा, नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल होगा भाई, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो है शेख चिल्ली का मकबरा। और शेख चिल्ली का जो मकबरा है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ बोलेंगे? सर, थानेसर के अंदर बोलेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, कभी 2 क्लास कर लिया करेंगे, कभी 1 क्लास कर लिया करेंगे, अपने ही हाथ में है। ठीक है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो थानेसर कुरुक्षेत्र में है। बच्चों, शेख चिल्ली का जो वास्तविक नाम था, शेख चिल्ली का जो वास्तविक नाम था वो अब्दुल करीम था। अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक। अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक था। ठीक है, तो शेख चिल्ली का जो वास्तविक नाम था वो अब्दुल करीम था या अब्दुल रज्जाक था। हम बात करें तो ये कौन थे? ये शाहजहां और दारा सिकों के धर्मगुरु थे बच्चों। शाहजहां और दारा सिकों। शाहजहां के बड़े बेटे थे दारा सिको, जो हिंदुओं के ग्रंथों में गहरी आस्था रखते थे। हिंदुओं से ये नफरत नहीं करते थे, बल्कि हिंदुओं के ग्रंथों को ये पढ़ने का काम किया करते थे। तो शाहजहां और दारा सिको को धर्म के रास्ते पे लाने वाले जो थे वो शेख चिल्ली थे। तो ये दोनों के धर्मगुरु थे। एक बार शेख चिल्ली, अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक बच्चों आए हुए थे थानेसर घूमने के लिए, कुरुक्षेत्र के थानेसर में, और यहीं से ये निपट लिए थे। निपटने का मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी और बाद में यहीं पर इनको दफनाया गया। और दफनाया जहां गया था उसी जगह के ऊपर बच्चों एक मकबरे का निर्माण कर दिया गया। तो मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा गया है। तो मकबरे का निर्माण आप लोगों को ध्यान रखना है 17वीं सदी के अंदर करवाया गया था, और इस मकबरे का निर्माण करवाने वाले थे दारा सिको। बच्चों, पेपर में एक बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर जो माना गया था वो शाहजहां माना गया था। वो शाहजहां क्यों माना गया था? क्योंकि ऑप्शन के अंदर दारा सिको नहीं थे। हालांकि इसका जो निर्माण करवाया था वो दारा सिको ने करवाया था, लेकिन दारा सिको यदि ऑप्शन में ना हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका निर्माण शाहजहां आप बोल देंगे ना। जिक्के जो है वो आपको ऑप्शन के आधार पे कवर करनी भी पड़ती है। कई बार जो हम पढ़ के जाते हैं वैसा ऑप्शन में नहीं मिलता, फिर हमें ऑप्शन को देख के आंसर चूज करना पड़ेगा। तो मकबरे का निर्माण 17वीं सदी में दारा सिको द्वारा करवाया गया था। बात करते हैं 1854 की। बच्चों, 1854 ईस्वी में थानेसर के जो तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, थानेसर के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, बिल्कुल नया क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को ये, उनका नाम होता था जॉन डॉकिंस। जॉन डॉकिंस। तो जॉन डॉकिंस द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी बच्चों। इसकी मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है, इसका जो कंपैरिजन है वो ताजमहल के साथ किया जाता है। और इसे कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डेविस राय। डेविस राय जब कुरुक्षेत्र के थानेसर में आके इस मकबरे को देखते हैं तो डेविस राय बोलते हैं
कि मैं भारत के सभी जगह के ऊपर घूम चुका हूं, मैंने भारत के सभी मकबरों को देखा, लेकिन मेरे को भारत के अंदर ताजमहल के बाद जो दूसरा सबसे सुंदर मकबरा लगा वो शेख चिल्ली का मकबरा लगा। और जब डेविस राय ने लोगों को ये बात बताई तो लोगों ने इसका कंपैरिजन आगरा के ताजमहल के साथ करना स्टार्ट कर दिया और इसको पुकारा जाना शुरू किया जाता है हरियाणा का ताजमहल। तो आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध इतिहासकार डेविस राय के अनुसार प्रसिद्ध इतिहासकार डेविस राय के अनुसार इसे ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा बताया गया है। भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा बताया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार डेविस राय के अनुसार इसे ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा क्या है बच्चों, बताया गया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये सिरसा सूरी मार्ग पर बनाया गया था बच्चों। जहां पर यह मकबरा बना हुआ है वहां से सिरसा सूरी मार्ग निकाला गया था। तो सिरसा सूरी मार्ग पर इसे लाल संगमरमर से बनवाया गया था। नाइनटीन 1958 की बात है, 1958 की। 1958 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में भी बच्चों शामिल किया। यह पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा इस मकबरे को भारत सरकार द्वारा इस मकबरे को एक एक लाइन लिखवा के चल रहा हूं आप लोगों को, शॉर्टकट नहीं चल रहा हूं, ये ध्यान रखना। एक एक लाइन लिखवा के चल रहा हूं तो इसका मतलब आपको एक एक लाइन याद रखनी है। भारत सरकार द्वारा इस मकबरे को वर्ष 1958 1958 वर्ष 1958 में राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। तो ये शेख चिल्ली का मकबरा आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है प्राचीन टीला अमीन। अमीन गांव के अंदर ये प्राचीन टीला है बच्चों। और इस गांव का नाम अब कर दिया गया है अभिमन्युपुर। नेक्स्ट है हरस का टीला। राजा हरस का टीला ये कहाँ है, थानेसर के अंदर है।
और थानेसर है बच्चों कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है राजा कर्ण का टिल्ला। राजा कर्ण का टिल्ला या किला। तो कर्ण का संबंध करनाल से है, लेकिन जब भी कर्ण का किला पूछे, कर्ण का टिल्ला आपसे पूछे, तो आप लोगों को थानेसर बोलना है बच्चों। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर राजा कर्ण का किला या टिला है, ठीक है। प्रदेश में सबसे पहले, ध्यान रखना है, हरियाणा में सबसे पहले डीबी सनूपर द्वारा डीबी सनूपर एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, पुरातत्ववेता हुए हैं, जो बच्चों जमीनों की खुदाई करने का काम किया करते थे। क्योंकि जमीनों के नीचे जो जो सामग्री दबी हुई है, उन्हीं सामग्रियों को निकालने के बाद उस जमीन के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। तो किसी भी क्षेत्र के इतिहास को जानने के लिए कई प्रकार के सोर्सेज होते हैं, उनका सहारा लिया जाता है। और ये जो सोर्सेज होते हैं, इन्हें पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। पुरातात्विक का मतलब जमीन के नीचे जितनी भी चीजें दबी होंगी, यदि हम उनको खुदाई करके बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद उन वस्तुओं की, सामग्रियों की जानकारी जब हम लेंगे, तो हमें उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो प्रदेश में सबसे पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम है डीपी सनूपर, इसके द्वारा वर्ष 1921-22 के अंदर इसी स्थल की खुदाई करवाई गई थी। तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा की कौन सी वो जमीन थी जहां पर सबसे पहले हरियाणा में खुदाई की गई थी। वो राजा कर्ण का किला था बच्चों। 1921-22 के अंदर यहाँ खुदाई करवाई जाती है, किसके द्वारा? डीबी सनूपर के द्वारा। तो 1921-22 में इसी स्थल की खुदाई बच्चों करवाई गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, राजा कर्ण का किला या राजा कर्ण का टिल्ला। नेक्स्ट है विश्वामित्र का टिल्ला, एक और पर्यटन स्थल याद रख लेना। और विश्वामित्र का जो टिल्ला है, ये पेहवा के अंदर है। पेहवा के अंदर बच्चों एक और पर्यटन स्थल ध्यान रखना है, पक्षी के नाम पर, और उसका नाम है अंजन। आपसे पूछ ले कि अंजन पर्यटन स्थल कहाँ है। तो अंजन पर्यटन स्थल है मेरे भाई पेहवा में। और पेहवा जो है वो आपका नेशनल हाईवे 152 के ऊपर आता है। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अंजन जो है वो कौन से हाईवे पे ऊपर है। नेशनल हाईवे 152 के ऊपर स्थित है। नेशनल हाईवे 152 के ऊपर ये क्या है? स्थित है। तो कीजिएगा जल्दी से नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फुल स्क्रीन से भी नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई। क्या सभी बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है? मेरे सामने जो स्क्रीन चलती है, देखिएगा जैसे आपके मोबाइल में चलती है ना, तो मेरे सामने भी एक ऐसी ही स्क्रीन चलती है। तो मेरे को पता लग जाता है कि कौन सी गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। तो मेरी स्क्रीन में तो यहाँ कोई इश्यू है नहीं। अब तुम लोगों का पता नहीं क्यों इश्यू आ रहा है। देखो राजविंदर कौर बोल रही है, सचिन वर्मा बोल रहा है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चों तुम थोड़ा सा अच्छे से देखो इसको। ठीक है, तो डन हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल। अब हम बात करेंगे यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर
महान व्यक्तित्व की, ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे। महान व्यक्तित्व, और महान व्यक्तित्व में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम हॉकी के खिलाड़ियों की। और हॉकी के खिलाड़ियों में मेरे बच्चों भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही रानी रामपाल। तो सबसे पहले ध्यान रखना है रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी हैं बच्चों। बात करें तो कहाँ पैदा हुई, शाहाबाद के अंदर पैदा हुई। शाहाबाद कुरुक्षेत्र में इनका जन्म हुआ। रानी रामपाल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2020 से नवाजा गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2020। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है बच्चों। अभी तक किसी भी हॉकी के प्लेयर को महिलाओं के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नहीं नवाजा गया, तो पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं ये। रानी रामपाल के बाद नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है रितु रानी। रितु रानी भी हॉकी खिलाड़ी हैं और भारतीय महिला हॉकी टीम की पहले कैप्टन रह चुकी। ये भी बच्चों कहां से आती हैं, शाहाबाद से आती हैं। शाहाबाद कुरुक्षेत्र से इनका संबंध। रितु रानी के बाद हम बात करते हैं संदीप सिंह की। संदीप सिंह भी हॉकी खिलाड़ी रहे। फिलहाल बच्चों ये एमएलए हैं और राज्य खेल मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, शाहाबाद में हुआ था। इनके जीवन चरित्र के ऊपर एक फिल्म भी बनी, वो भी आप ध्यान रखिएगा। इनके जीवन चरित्र पर बनी जो फिल्म है वो आपको ध्यान रखनी है। फिल्म का नाम था बच्चों सुरमा, और दोबारा से फिर एक और फिल्म आई, उसका नाम रखा गया सुरमा 2। ठीक है। सुरमा फिल्म के अंदर बच्चों इनका जो किरदार निभाया है, सुरमा फिल्म 2018 के अंदर आई थी। शाद अली नाम के डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर जो निर्देशक थे वो शाद अली थे। और सुरमा में संदीप का जो किरदार निभाया था वो निभाया था भाई किसने, दलजीत दोसांझ ने। बॉलीवुड और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के सफल अभिनेता हैं दिलजीत दोसांझ, और इनकी पत्नी का जो किरदार निभाया था वो निभाया था तापसी पन्नू ने। ठीक है, तो ये संदीप सिंह के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद भाई नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां से
रणजीत सिंह दयाल। रणजीत सिंह दयाल का जो संबंध है बच्चों वो किससे है? राजनीति से है। राजनीति में आने से पहले ये भारतीय सेना के अंदर बड़े पद पर रहे। रणजीत सिंह दयाल को बाद में अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है और साथ के साथ पांडिचेरी, अंडमान निकोबार व पांडिचेरी के ये क्या रहे? उपराज्यपाल रहे। केंद्र शासित प्रदेशों का मुखिया जो होता है वो कभी राज्यपाल नहीं होता, वो उपराज्यपाल होता है। ठीक है बच्चों, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे बोलेंगे। तो आपसे पूछेगा पांडिचेरी के उपराज्यपाल हरियाणा से कितनी शख्सियत रही हैं? दो। एक तो चंद्रावती भी पांडिचेरी की उपराज्यपाल रही और चंद्रावती के साथ साथ कुरुक्षेत्र के रहने वाले रणजीत सिंह दयाल भी पांडिचेरी के क्या बनाए गए थे? उपराज्यपाल। और पांडिचेरी के साथ साथ ये अंडमान निकोबार के भी क्या बनाए गए थे? उपराज्यपाल बच्चों बनाए गए थे। ठीक है, ठीक है भाई। रणजीत सिंह दयाल के बाद आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गुरनाम सिंह चडुनी। यह नाम किसान आंदोलन के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ। गुरनाम सिंह चडुनी। और यदि मैं आपसे पूछूं कि गुरनाम सिंह चडुनी का संबंध कहां से है तो आपको कुरुक्षेत्र से बोलना है। यह प्रसिद्ध किसान नेता है बच्चों। यह प्रसिद्ध क्या है? किसान नेता है। यहां तक बातें क्लियर हुई सारी की सारी? चलेगा, डन हो चुका है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां से सुमन बाला। कुरुक्षेत्र की ही सुमन बाला बच्चों हॉकी खिलाड़ी हैं। हॉकी के बहुत खिलाड़ी आते हैं कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से खास तौर पे, इसीलिए शाहाबाद को बोल देते हैं हम हॉकी का गढ़। हरियाणा में हॉकी का गढ़ कौन है? शाहाबाद है। सुमन बाला के बाद नेक्स्ट है नवजोत कौर। ये भी बच्चों हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कैलाशो देवी। इनका संबंध बच्चों राजनीति से है और अभी तक हरियाणा से मात्र 6 ही महिलाएं ऐसी हुई हैं जिनको संसद के लोकसभा सदन में बैठने का मौका मिला है। मतलब लोकसभा सांसद जो महिलाएं हरियाणा से आज तक चुनी गई है बच्चों, वो सिर्फ 6 महिलाएं चुनी गई, जिसमें सबसे पहले महिला लोकसभा सांसद चुनी गई थी चंद्रावती भिवानी से। ठीक है बच्चों, उन्हीं 6 में एक नाम कैलाशो सैनी या कैलाशो देवी का भी आता है, जो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट से कुरुक्षेत्र से क्या चुनी गई थी? महिला लोकसभा सांसद चुनी गई थी। तो ध्यान रखना है INLD, इंडियन नेशनल लोकदल
पार्टी से महिला लोकसभा सांसद। और ये बात है 1998 की, 1998 की। ये हम राजनीति में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे हरियाणा की, तो आपको एक एक राजनीति की बात से मैं परिचय कराऊंगा। कैलाशो सैनी या कैलाशो देवी के बाद नेक्स्ट जो नाम है वो है अमनदीप। अमनदीप कौन है बच्चों? ये इस्माइलाबाद से आते हैं। और इस्माइलाबाद उप तहसील है कुरुक्षेत्र जिले की। अमनदीप प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर हैं। इनके बीच रास्ते में कुछ भी आ जाए ये उठा उठा के फेंक देते हैं बच्चों। तो प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर हैं। कभी ये ट्रैक्टर को खींच देते हैं, कभी ट्रक को खींच देते हैं, कभी बाइक को उठा देते हैं। तो ऐसे ऐसे कारनामे जब ये करते हैं तो लोगों ने इनको बोलना शुरू कर दिया स्टील मैन। तो ध्यान रखना है, स्टील किंग के नाम से ओम प्रकाश जिंदल को जाना जाता है। तो स्टील मैन ऑफ हरियाणा इसे कहा जाता है अमनदीप सिंह को। नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। अगली शख्सियत है सुधा मल्होत्रा। सुधा मल्होत्रा कौन है? सुधा मल्होत्रा, सुधा मल्होत्रा है प्लेबैक सिंगर। कहां से आती है? कुरुक्षेत्र से आती है, प्लेबैक सिंगर है। सुधा मल्होत्रा के बाद नेक्स्ट बच्चों रोहित सरदाना। रोहित सरदाना, रोहित सरदाना का बच्चों संबंध जो है वो कुरुक्षेत्र से, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही ये पैदा हुए। और आज तक जो आपका एक न्यूज चैनल है वहां पर एक बहुत फेमस एंकर रहे हैं बच्चों ये। और कोरोना में इनका निधन हो गया था। प्रसिद्ध न्यूज एंकर जो टीवी के ऊपर खबरें पढ़ने का काम करता है और पढ़ पढ़ के तुम्हें खबरें सुनाने का काम करता है, उसी को न्यूज एंकर बोल देते हैं, ठीक है। तो आज तक के अंदर ये प्रसिद्ध न्यूज एंकर रहे हैं। सोनू पंडित देखिएगा मेरे भाई। सर दुर्योधन डुंडू तालाब में नहीं छिपा था क्या? वहां पर भी छिपा था। आप मेरी बात को ध्यान से सुना करो। मैंने आपको ये बोला था कई बार कि ब्रह्म सरोवर के अंदर वो कई बार छिपा था। युद्ध के अंतिम दिन वो 21 गांव के तालाब में छिपा था, उसी को डुंडू बोलते हैं। और करनाल जिले में भी जब मैंने आपको बताया था पराशर तालाब के बारे में, तो पराशर तालाब के पानी के नीचे भी दुर्योधन छिपा था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाकर उस तालाब से बाहर निकालने का काम किया था, ठीक है। तो किसी एक तालाब में नहीं बल्कि बहुत सारे तालाबों में, जोहड़ों में बच्चों वो छिपा था पानी के नीचे, और उसको ढूंढ ढूंढ के निकाला गया था। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में बच्चों उसको ढूंढा गया था। 21 गांव, 21 गांव जींद से 5 किलोमीटर आगे आसी रोड के ऊपर है, जो राजा इक्ष्वाकु की नगरी रहा। तो जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुना करो, ठीक है। यदि शब्द को ध्यान से नहीं सुनोगे और बिना सुने हुए अपने दिमाग से काम करना शुरू कर दोगे तो दिमाग में डाउट आने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक एक शब्द मैं बिल्कुल क्लियर करके चलता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे आएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे आएगा। जीके इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोगों ने बना रखी है। यदि आप उसको ध्यान से सुनोगे, अच्छे तरीके से एक एक चीज को वेरीफाई करके पढ़ोगे, तो बच्चों जीके आपको बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। और जब कोई चीज आसान लगना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो लंबे समय तक दिमाग में रहना भी शुरू हो जाती है। तो आप लोग कंफ्यूज इसलिए होते हो क्योंकि आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते होंगे और बिना ध्यान से सुने खुद ही आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते होंगे, ठीक है। तो एक एक शब्द को ध्यान से सुना करो मैं क्या क्या बोलता हूं।
चलेगा भाई, ठीक। हाँ, करतार सिंह देख लो, है ना। क्या आवाज आ रही है? चकला बेलन की आवाज आ रही है क्या? चकला बेलन प्रांत, है ना, बर्तनों की आवाज आ रही है क्या करतार सिंह? चलेगा भाई। तो ये थे महान व्यक्तित्व कुरुक्षेत्र से, ये आप लोगों को पर्सनालिटी ध्यान रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं फिर किसकी? महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा, क्योंकि आर्यवंशी कुरुओं ने आके सबसे पहले यहां पर क्या की थी, खेतीबाड़ी की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है पहला पॉइंट आप लोगों को कि आर्यवंशी कुरुओं द्वारा आर्यवंशी कुरुओं द्वारा सर्वप्रथम यहाँ की 48 कोस भूमि को, यहाँ की 48 कोस भूमि को स्वयं अपने हाथों से खोदकर कृषि योग्य बनाया था। कृषि योग्य क्या है बच्चों, बनाया था। और 48 कोस भूमि जो आर्यवंशी कुरुओं द्वारा स्वयं अपने हाथों से खोदी गई, तो खोदा गया ये जो क्षेत्र है इसी को कुरुक्षेत्र बोलते हैं। कुरुओं के द्वारा खोदा गया क्षेत्र। खोदा क्यों था बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वो क्या करना चाहते थे, खेतीबाड़ी करना चाहते थे। जब यहाँ पर जमीन को खोद के इन्होंने खेतीबाड़ी करना स्टार्ट किया, तो ये सारा का सारा जो काल माना जाता है इसे महाभारत काल बोलते हैं। और आपसे पूछ ले कि हरियाणा में खेती बाड़ी की शुरुआत, कृषि की शुरुआत कौन से काल से मानी जाती है, महाभारत काल से। या कौन से काल से हरियाणा में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, महाभारत काल से। वो नया युग कौन सा होगा, कृषि युग होगा। कौन सा होगा, कृषि युग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत
महाभारत काल में इसी स्थान से मानी जाती है। महाभारत काल में इसी स्थान से मानी जाती है। बच्चों, पुराणों के आधार पर कुरुक्षेत्र की जो सीमा बताई जाती है वो 48 कोस बताई जाती है। पुराणों के आधार पर कुरुक्षेत्र की जो सीमा बताई जाती है 48 कोस। अड़तालीस कोस क्या है बताई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक यहीं पर लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध लड़ा कब गया था मेरे बच्चों? 900 BC, बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं BC को। तो महाभारत का युद्ध 900 BC कौरवों व पांडवों के बीच कौरवों व पांडवों के बीच यहीं पर लड़ा गया था। ठीक है बच्चों, इस युद्ध के बाद महाभारत नामक महाकाव्य लिखा जाता है महर्षि वेदव्यास के द्वारा, और वो महाकाव्य महाभारत कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा सरस्वती नदी के किनारे बैठकर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर यही की गई थी। बहुत सारे लोग आपको यमुना नगर में पढ़ाते हैं, जो कि गलत रहेगा, यही की गई थी। ठीक है बच्चों, कुरुक्षेत्र की जो मुख्य बोली है वो कोरवी है। हरियाणा में मुख्य तौर पे 6 बोलियां बोली जाती हैं, और उन्हीं 6 बोलियों में से एक बोली है कोरवी, जो अंबाला कुरुक्षेत्र वाले इलाके में बोली जाती है। तो कुरुक्षेत्र की मुख्य बोली है कोरवी। प्रदेश में सबसे अधिक आलू व धनिया का उत्पादन, आलू जो है बच्चों ये आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली क्या है, सब्जी है। और आलू के साथ साथ तुम्हें ध्यान रखना है धनिया।
तो प्रदेश में सबसे अधिक आलू व धनिया का उत्पादन कौन करता है भाई? कुरुक्षेत्र। ध्यान रखना है, प्रदेश में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला। कुक्कुट, कुक्कुट का मतलब होता है चूजे, छोटे बच्चे, उनके अंदर जो रोग आ जाएगा उसकी जांच करने हेतु एक प्रयोगशाला। तो प्रदेश में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कहां पर? कुरुक्षेत्र। ठीक है। देश की जो सबसे बड़ी शहद मंडी है, देश की सबसे बड़ी शहद मंडी, तो मेरे भाई देश की सबसे बड़ी शहद मंडी कहां पर? रामनगर के अंदर। अब ये रामनगर कहाँ है? रामनगर है शाहाबाद में, और शाहाबाद कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। सबसे बड़ी शहद मंडी यहां पर क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि बच्चों मधुमक्खी जो पालन उत्कृष्टता केंद्र यहां पर स्थापित किया गया 2017 के अंदर, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र, ये भी कहाँ है? रामनगर के अंदर है। और ये जो स्थापित किया गया, ये कौन से देश के सहयोग से? इजराइल देश के सहयोग से। कौन से देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया? इजराइल देश के सहयोग से बच्चों इसे स्थापित किया गया। ठीक है। चलेगा। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। दो हजार सत्रह भाई, 2017। ठीक है। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र 2017 यहां लिख देता हूं। वर्ष 2017। और
इजराइल देश के सहयोग से जो भी काम किया जाता है उसे बोलते हैं इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिरमी की, HIRMI। यहां पर एक इंस्टीट्यूट है बच्चों, पेपर में शायद अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। HIRMI, हिरमी। हिरमी की फुल फॉर्म पहले ध्यान रखिएगा, हरियाणा हरियाणा इरिगेशन इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है। आर का मतलब रिसर्च। हरियाणा इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये कैथल रोड के ऊपर है, कुरुक्षेत्र से कोई बच्चा जुड़ा है वो तो इसकी लोकेशन भी जानता होगा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोल देंगे भाई? हिंदी में बोल देंगे सर जी हरियाणा सिंचाई रिसर्च को बोलते हैं अनुसंधान मैनेजमेंट को बोलते हैं प्रबंधन और इंस्टीट्यूट का मतलब है संस्थान। अब पेपर में क्या पूछेगा तुमसे? एक तो ये पूछ लेगा कि हिरमी की फुल फॉर्म बताओ या हिरमी कहाँ है, या आपसे पूछ लेगा इसकी स्थापना। तो मेरे भाई स्थापना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल आंकड़े बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि बच्चे के क्या याद नहीं रहते, आंकड़े याद नहीं रहते। ठीक है, स्थापना 1998, 1998। ये भी आपका कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में ही होगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो अनाज मंडी है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है मेरे भाई लाडवा में। और यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि हम पूछ लें कि पहली कौन सी है फिर एशिया में, तो बच्चों पहली जो है वो है चाइना के अंदर, ये दूसरी है तो पहली कौन सी होगी बड़ी? चाइना के अंदर। चाइना का मतलब जिसने कोरोना दिया, तो सी से कोरोना, सी से चाइना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट,
सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा? सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है उपोष्ण कटिबंधीय। हिंदी में लिखेंगे इसे उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब कम गर्मी वाला क्षेत्र, कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, उष्ण का मतलब गर्मी होता है, उप का मतलब कम होता है। तो उपोष्ण का मतलब हुआ कम गर्मी वाला, कटिबंध का मतलब हुआ क्षेत्र। कटिबंध को इंग्लिश में जोन बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, इसको हिंदी में बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र, या मेरे बच्चों इसे क्या बोल देंगे? आम उत्कृष्टता केंद्र। आम का मेला तो कहाँ लगता है सर? पिंजौर पंचकुला के अंदर यादवेंद्र गार्डन में लगता है, जुलाई के पहले सप्ताह में, है ना। लेकिन मेरे भाई यहां पर है आम उत्कृष्टता केंद्र। और ये भी कहाँ है? लाडवा। ठीक है। और इस सेंटर को भी बच्चों इजराइल देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो सभी बच्चों को ये तो पता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट लाडवा में है, लेकिन हरियाणा का 1% बच्चा है जो जानता है कि इसे आम उत्कृष्टता के अंदर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे पेपर में यह पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, और ऑप्शन में पिंजौर मिलेगा। तो आम आते ही बच्चों का दिमाग या तो जाता है रेडी के ऊपर, या मेरे बच्चों उनका दिमाग रेडी से उठ के फिर जाता है पिंजौर के अंदर। ठीक है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो चलना चाहिए कहाँ? लाडवा के अंदर, क्योंकि दिमाग जब जाएगा लाडवा में तभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आम उत्कृष्टता केंद्र जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट ही है। तो इस सेंटर को इजराइल देश के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। इजराइल देश के सहयोग से। क्या किया गया था भाई? स्थापित किया गया था। ठीक है, चलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ध्यान रखना है प्रदेश का एकमात्र वेलोड्रम प्रदेश का एकमात्र वेलोड्रम। वेलोड्रम का मतलब क्या होता है? जहां पर साइकिलिंग की जाती हो, साइकिलिंग का ट्रैक, जहां पर साइकिलों की रेस होती है। तो प्रदेश का एकमात्र वेलोड्रम बच्चों कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रदेश में सबसे ज्यादा धार्मिक, या हम बात करें तीर्थ स्थलों की, प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल, प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल व धार्मिक स्थलों की संख्या वाला जिला भी आपका कुरुक्षेत्र है। धार्मिक स्थलों की संख्या वाला बच्चों ये क्या है? आपका जिला है। ध्यान रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थान है उनको अच्छे तरीके से बच्चों चलाने का काम करता है एक बोर्ड, और उससे बोलते हैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो बच्चों की गई थी 1968, 1968 के अंदर। अब यदि ये बोर्ड है तो इस बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे सर राज्यपाल, ना कि सीएम। मुख्यमंत्री बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता बच्चों, इसका राज्यपाल होता है। और यदि हम बात करें इस बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो उपाध्यक्ष होंगे सीएम।
और सीएम फिलहाल कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर हैं। मुख्यमंत्री इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करवाने में सबसे ज्यादा जो सहयोग किया था वो गुलजारी लाल नंदा ने किया था। गुलजारी लाल नंदा ने ही बच्चों कुरुक्षेत्र के धार्मिक तीर्थ स्थानों की कायापलट करवाने हेतु केंद्र सरकार को बोलकर यहाँ पर एक बोर्ड बनवाया। तो कुरुक्षेत्र के लिए सारा पैसा केंद्र सरकार से आता है और केंद्र सरकार का जो विश्वसनीय आदमी राज्य के अंदर होता है वो राज्यपाल होता है। जब केंद्र सरकार से पैसा आता है तो इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। तो गुलजारी लाल नंदा जो कैथल लोकसभा क्षेत्र से 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए, देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाने के बाद प्रधानमंत्री पद को इनको बच्चों दिया गया था और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो जाती है ताशकंद के अंदर तो बच्चों उस समय भी गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा के सहयोग से, अब गुलजारी लाल नंदा के सहयोग से जब ये बोर्ड बना और इस बोर्ड को पैसा आता है केंद्र सरकार से, वो पैसा कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थानों के ऊपर लगता है, तो आज कुरुक्षेत्र में अच्छा खासा शहर नजर आता है। तो बच्चों कुरुक्षेत्र के वास्तुकार किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र के वास्तुकार गुलजारी लाल नंदा को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के वास्तुकार गुलजारी लाल नंदा। यदि हम बात करें प्रदेश में कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र की, तो प्रदेश में कलोनल सफेदा जो संवर्धन केंद्र है भाई वो चौठी कलां गांव के अंदर है। चौठी कलां गांव कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच एक गांव है। कलां का मतलब बड़ा होता है और यहीं पर सफेदों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र क्या है? स्थापित किया गया था। ठीक है। तो कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र चौठी कलां गांव के अंदर है। हम बात करें प्रदेश में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये बातें हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कुरुक्षेत्र को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है। कुरुक्षेत्र को कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट की तरफ? डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा सिरसा। ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के बाद हम बढ़ेंगे सिरसा की तरफ। सिरसा हमारा 11वां जिला होगा, फिर 12वां जिला होगा फरीदाबाद, और उसके बाद 10 जिले हमारे बचेंगे। तो आगे आने वाले 9-10 दिनों में आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम मिसलेनियस पार्ट हरियाणा का कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो नए साल पे मिसलेनियस पार्ट की शुरुआत कर लेंगे और जनवरी के महीने में मिसलेनियस पार्ट के साथ साथ एक और पार्ट हम क्या कर लेंगे? शुरू कर लेंगे। ठीक है। चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को।